चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आई कैन नॉट लिव विद यू जो कि एमिली डिकिंसन ने लिखी है उस पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं आज। और ये जो पोएम है ये बीए इंग्लिश ऑनर्स के सेमेस्टर 5 का पार्ट है। जो ये पोएम है जो एमिली डिकिंसन ने लिखी है ये उनकी मैरिज के बारे में है, जिसमें स्पीकर ये जितने भी वो लाइंस लिख रहे हैं उस सब में वो बता रही है कि क्यों वो अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकती। इसमें इस पोएम में उन्हें एक मैरिज प्रपोजल आता है जो वो रिफ्यूज कर देती हैं और वो इस पोएम में अपने लवर को एड्रेस कर रही हैं और बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स बता रही हैं जिस वजह से वो दोनों साथ में रह सकते हैं। लेकिन जो उनका साथ में रहना होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिस्पेयर होगा, उस वजह से वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो वो ये आउटकम्स बता रही हैं इसमें। इस पोएम में 12 स्टैंजाज हैं, हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं और अब हम लोग एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे और फिर उसे समझेंगे। स्टैंजा 1, I cannot live with you, it would be life and life is over there behind the shelf. I cannot live with you जो ये पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस लाइन के साथ शुरू होती है जो कि है I cannot live with you और यही पोएम का टाइटल भी है। तो जो स्पीकर है वो अपने लवर को एड्रेस कर रही है और कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो साथ में ये भी कहती है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसके लिए वो एक लाइफ है, यानी कि एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अजीब बात ये है कि अगर को पता है कि अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ रहना उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो तब भी मना कर रही है उसके साथ रहने के लिए। वो मना इसलिए कर रही है क्योंकि उसके हिसाब से लाइफ कहीं एक शेल्फ के पीछे है जहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रही है पोएम में। और इस लाइन्स से हमें ये पता लगता है को शायद खुद ही ये बिलीव नहीं है कि उसे उसकी लाइफ का एक्सेस है। सेकंड स्टैंजा, द सेक्सटन कीप्स द की टू पुटिंग अप आवर लाइफ हिज पोर्सलेन लाइक अ कप। इस स्टैंजा में स्पीकर बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग एक्सप्लेनेशन देती है। वो पहले हमें अपने एक करेक्टर से मिलवा चुकी है, अपने पोएम के एक करेक्टर से मिलवा चुकी है। साथ वो रह नहीं सकती क्योंकि उसे लाइफ का एक्सेस नहीं है। अब वो हमें दूसरे करेक्टर से मिलवाती है जो कि है सेक्सटन। सेक्सटन इंग्लिश में ग्रेव डिगर को या चर्चयार्ड वॉचर को सेक्सटन कहा जाता था। सेक्सटन एक वो पर्सन था जो कि चर्चयार्ड का इंचार्ज हुआ करता था। ओल्ड टाइम्स में एक बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग आइडिया जो था वो घूम रहा था वर्ल्ड में, और वो ये था कि लोगों को जिंदा दफना दिया जाता था। कभी कभार ऐसा हो रहा होता था कि वो लोग सो रहे होते थे या कुछ भी कोई भी वजह से लोगों को पता ही लगता था कि इंसान जिंदा है मरा हुआ है, तो वो उसे तब भी दफना कर आ जाते थे ग्रेवयार्ड में। और सेफ्टी कॉफिन्स होते थे उस टाइम। तब क्या होता था, जैसे अगर उस इंसान को होश आ जाता था और वो अपने आप को अगर वहाँ कॉफिन में पाता था तो वहाँ कॉफिन में एक बेल हुआ करती थी जिसे वो बजा कर जो ग्रेव डिगर या चर्चयार्ड वॉचर होता था उसे अलर्ट कर देता था कि मैं जिंदा हूँ। तो वो जो चर्चयार्ड वॉचर है वो आकर उसे कॉफिन में से बाहर निकालता था। स्पीकर ने यहाँ पर सेक्सटन वर्ड का यूज इसलिए किया है क्योंकि वो डिस्क्राइब करना चाह रही है अपनी स्थिति को। वो अपनी स्थिति को अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करना चाह रही है कि कैसे वो भी जिंदा है लेकिन अंदर से वो मरी हुई है। स्पीकर को अपनी लाइफ के ऊपर अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उस इंसान पे डिपेंडेड है जो उसे ग्रेव में से बाहर निकालेगा। और वो साथ में एंड इस स्टैंजा को एंड ये कहते हुए करती है कि आर लाइफ इज प्रोस्लेन लाइक अ कप, यानी कि इन लाइन से वो सेक्सटन को गॉड की तरह सिंबलाइज कर रही है अपनी पोएम में। जो ये गॉड है, ये गॉड भी कोई लविंग गॉड नहीं है, लेकिन ये वो गॉड है जो लोगों को जिंदा रहने के लिए नहीं कहता, बट वो उन लोगों को अपने पास रखता है संभाल के ग्रेव्स में। जैसे कि कोई डेकोरेटिव कप हो या कोई फिगरिन हो जो वो अपने शेल्फ के ऊपर रखता है सिर्फ
देखने के लिए, क्योंकि उसे उन चीज़ों को देख के बहुत अच्छा लगता है। थर्ड स्टैंजा, discarded of the housewife, quaint or broke, a newer serves pleases, old ones crack। अब इस स्टैंजा में जो टोन है वो शिफ्ट हो जाती है और रीडर जो है वो अवेयर हो जाता है कि यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं इस थर्ड स्टैंजा में, वो वर्ड्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सेकंड स्टैंजा से, लेकिन उनका बहुत ही अलग और एंटायरली डिफरेंट मीनिंग मीनिंग है। लास्ट स्टैंजा में हमने एक डेकोरेटिव कप या फिगरिन की बात करी थी, और यहाँ पर भी डेकोरेटिव कप की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो डेकोरेटिव डेकोरेटिव कप है वो डिस्कार्डेड हो गया है हाउसवाइफ के थ्रू, यानी कि जो हाउसवाइफ है वो उस डेकोरेटिव कप को उठाकर फेंक देगी। लास्ट स्टैंजा में स्पीकर की जो लाइफ थी वो सेक्सटन कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब स्पीकर की जो लाइफ है वो हाउसवाइफ कंट्रोल कर रही है। और अब उस हाउसवाइफ ने स्पीकर को, जो कि एक डेकोरेटिव कप अपने आप को बता रही है, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया है, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए वो जो कप है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है या टूट गया है, खराब हो गया है। एंड अब इस पॉइंट पे हमें याद करना चाहिए कि ये जो टाइटल है आई कैन नॉट लिव विद यू, ये इस टाइटल की पोएम शुरू भी ऐसे ही होती है, और वो ये सिंबलाइज कर रहे हैं, जो ये सीन है वो ये सिंबलाइज कर रहा है कि अ, किसी के साथ ना रहना सिंबलाइज कर रहा है ये सीन। इस पोएम में लवर जो है वो स्पीकर को एक लाइफ ऑफर कर रहा है, लेकिन स्पीकर उसे ऐसा लगता है कि जो ये लाइफ है वो उसके लिए एसेसिबल नहीं है, इसलिए वो उस प्रपोजल को, उस ऑफर को मना कर देती है, क्योंकि स्पीकर को लगता है कि जो वो लाइफ है वो कहीं दूर है, वो एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि वो क्या कहना चाह रही है। उसे इतना पता है कि या कोई है या कुछ चीज़ है उसके बाहर जो उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, और वो इन फोर्सेस को सेक्सटन और हाउसवाइफ के साथ कंपेयर करती है। और पोएम के इस पॉइंट पर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन और डिस्कार्डेड फील करती है, और ये भी एक मेन रीज़न है कि वो किसी पर्सन के साथ नहीं रह सकती, किसी पर्सन के साथ, यानी कि वो जिस पर्सन से बात कर रही है, जिस पर्सन को एड्रेस कर रही है उस पोएम में, उसके साथ नहीं रह सकती। फर्स्ट रीज़न उस पर्सन के साथ ना रहने का ये है क्योंकि उस पर्सन के साथ रहकर इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सेकंड रीज़न उस पर्सन के साथ ना रहने का ये है कि कभी ना कभी तो वो पर्सन स्पीकर को भी उस डेकोरेटिव कप की तरह रिप्लेस कर देगा किसी और के साथ। फोर्थ स्टैंजा, आई कुड नॉट डाई विद यू फॉर वन मस्ट वेट टू शट द अदर्स गेज डाउन, यू कुड नॉट। अब इस स्टैंजा में जो रिफ्यूज़ल है उस इंसान के साथ रहने का, वो बदल जाता है, वो रिफ्यूज़ल मैरिज प्रपोज़ल में बदल जाता है, यानी कि जो पर्सन है वो इसे मैरिज के लिए प्रपोज़ कर रहा है, बट ये अभी रिफ्यूज़ ही कर रही है। अब वो सिर्फ उस पर्सन के साथ रहने के लिए ही मना नहीं कर रही, बल्कि उसके साथ मरने के लिए भी मना कर रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी ने उससे पूछा है कि क्या वो उसके साथ उस अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। ओके, सो इन लाइंस में बहुत ही ज़्यादा सेफ है ये अज्यूम करना कि ये एक मैरिज प्रपोजल है, क्योंकि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में और अब भी ये चीज़ चल रही है। अब तो मतलब अब लिव इन आ गया है, बट स्टिल अभी भी ये चीज़ चल रही है कि अगर दो लोग एक साथ रहने की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ शादी के बाद ही रह सकते हैं इकट्ठे एक साथ, और अगर वो एज सच लिव इन में रहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसग्रेसफुल होता है, शेमफुल होता है फैमिली के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये अज्यूम करना कि स्पीकर को मैरिज प्रपोजल आया था और उसने रिफ्यूज़ कर दिया, बहुत ही ज़्यादा सेफ है। इस स्टैंजा में स्पीकर जो है वो क्लेम कर रही है कि वो उस पर्सन के साथ नहीं रह सकती, और साथ ही साथ वो उसके साथ मरना भी नहीं चाहती, और इसके उसने थोड़े रीजंस भी दिए हैं, और वो ये हैं कि वो ये कहती है कि एक पर्सन, मतलब हम दोनों में से कोई एक अगर मरता है तो उसके साथ दूसरा नहीं मर जाना चाहिए, उस इंसान को रुकना चाहिए, उस इंसान जो मर गया है उसके बाद,
ताकि वो उस इन जो मर गया है वो उसकी आंखें बंद कर सके। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा है। लाइक स्पीकर पहले कहती है, सॉरी मना करती है उस इंसान के लिए, उस इंसान के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो डरी हुई है कि वो इंसान उसे किसी और के साथ रिप्लेस कर देगा। फिर उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि अगर वो उसे किसी और के साथ रिप्लेस नहीं करेगा तो लव जो है वो सिर्फ एक ही तरह से एंड हो सकता है, वो है किसी एक की डेथ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्पीकर है वो लव अवॉइड करेगी सिर्फ डेथ के फियर से। तो अब स्टैंजा 5 देखते हैं। एंड आई स्टैंड बाय एंड सी यू फ्रीज विदाउट माय राइट ऑफ फ्रॉस्ट, दैट्स प्रिविलेज। इन लाइंस में स्पीकर अपना पेन एक्सप्रेस कर रही है उस थॉट से कि वो अपने लवर को मरते हुए देखेगी। वो कहती है कि वो वहाँ खड़ी नहीं हो पाएगी और नहीं देख पाएगी जब उसका लवर जो है वो फ्रीज हो रहा होगा। मतलब डेथ के बाद जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो कुछ टाइम बाद ठंडी पड़ने लग जाती है। तो उस रेफरेंस में वो ये कह रही है कि वो वहाँ खड़ी नहीं हो पाएगी, वो खड़े होकर नहीं देख पाएगी किस तरह उसकी बॉडी जो है वो ठंडी पड़ रही है या फ्रीज हो रही है। और अगर वो सोच सकती है इस ट्रेजेडी के बारे में, तो वो ये भी सोच सकती है कि उसके पास राइट है अपनी जान खुद देने का, और इस चीज को वो डेथ प्रिविलेज कहती है। और उसे साथ में ये भी पता है कि लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती। स्पीकर ने ये एक और रीजन दिया है कि वो क्यों इस मैरिज प्रपोजल को डिक्लाइन करती है। Nor could I rise with you because your face would put on Jesus, that new grace. ओके, सो अब पोएम के इस पार्ट पर, जो ये पोएम है ये बहुत ही शॉकिंग हो जाती है। और स्पीकर उसके मैरिज रिफ्यूज़ल को, उसके लव के रिफ्यूज़ल को कंटेम्पलेट करती है, और कि उसके मैरिज प्रपोजल को और अपने लवर को मरते हुए वो सोचती है, ये सब वो थिंक करती है, और फिर वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि वो अपने लवर के साथ राइज नहीं कर सकती क्योंकि उसने डेथ मेंशन कर दी है। तो यहाँ पर राइज का जो मतलब है वो है रेजुरेक्शन, यानी कि रेजुरेक्शन का मतलब होता है कि कोई मर गया है और मर के वो वापस जिंदा हो गया है, यानी कि पुनर्जन्म हो गया है उसका। तो पोएट, सॉरी स्पीकर यहाँ कह रही है कि वो वापस उसके अगर वो मर जाता है तो वो उसके साथ दोबारा राइज नहीं करना चाहती। एमिली डिकिंसन का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्ड कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो दोबारा जन्म लेके आए हैं। और ये जो था ये क्रिश्चियन फेथ का बेस था। इसी के साथ साथ लोगों ने ये भी बिलीव कर रहे थे वो लोग कि जो लोग जीसस को मानते हैं वो लोग दोबारा अपने डेड, मतलब वो लोग अगर मर जाएँगे तो वो वापस ज़िंदा हो सकते हैं। उन्होंने ये बिलीव करा हुआ था। और स्पीकर इन लाइन्स में ये कहती है कि वो विश करती है, वो यानी कि वो नहीं चाहती, सॉरी विश करती है यानी वो नहीं चाहती कि वो अपने लवर के साथ फाइनल रिज़रेक्शन करे, क्योंकि उसका, उस इंसान का जो फेस है वो उस रिज़रेक्शन के टाइम बिल्कुल जीसस जैसा हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक शॉकिंग क्लेम है, क्योंकि जो स्पीकर है वो बिलीव करती है कि जीसस का जो फेस है वो रिजरेक्शन के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। और वो ये भी बिलीव करती है कि अगर वो दोबारा अपने लवर के साथ डेड होके दोबारा राइज करती है, तो जब वो उस पर्सन का फेस देखेगी तो वो उसका जो फेस है वो जीसस की तरह आउटशाइन करेगा। और स्पीकर के लिए बहुत ही ज़्यादा, स्पीकर के पर्सपेक्टिव से ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो एक रीज़न अब वो ये देती है उसका मैरिज प्रपोजल रिफ्यूज़ करने का, कि वो उसके साथ राइज़ नहीं करना चाहती क्योंकि उसका फेस जो है वो राइज़ करने के बाद जीसस जैसा उसे लगने लगेगा।
नेक्स्ट स्टैंजा, सेवेंथ स्टैंजा देखते हैं अब हम लोग। ग्लो प्लेन एंड फोरेन ऑन माई होम सिक आई, एक्सपेक्ट दैट यू देन ही शोन क्लोजर बाय। यहाँ पर स्पीकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है फेथ के टुवर्ड्स फेथ। वो ये डिस्क्राइब करती है, वो अभी भी फाइनल रेजरेक्शन को ही डिस्क्राइब कर रही है इस पैराग्राफ में, और अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रही है रेजरेक्शन के लिए। वो एडमिट करती है कि जो ये फाइनल रेजरेक्शन का आइडिया है वो उसे बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करता, और ये उसे बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर लगता है। और यहाँ पर स्पीकर ने होम सिक आई वर्ड का मीनिंग, सॉरी, आई वर्ड यूज़ करा है, और ये हमें सजेस्ट करता है कि स्पीकर ये कहना चाह रही है कि जैसे क्रिश्चियंस को सिखाया जाता है कि उन्हें हमेशा आगे का सोचना चाहिए कि आगे जो है वो हेवन कैसा होगा क्रिश्चियंस के लिए, या अर्थ जो है वो क्रिश्चियंस के लिए कैसी होगी, ये सिखाया गया उन्हें। लेकिन स्पीकर यहाँ होम सिक आई से ये कह रही है कि उसे आगे की परवाह नहीं है, बट अगर वो आगे चली भी गई, मतलब अगर रेजरेक्शन हो भी गया, वो मर भी गई, तो उसके बाद वो अपनी ओल्ड अर्थ को ज़्यादा मिस करेगी। स्पीकर एक लाइन का यूज करती है जो है एक्सपेक्ट दैट यू देन ही शोन क्लोजर बाय। इन लाइंस में हम देख सकते हैं कि यू और ही जो है वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कैपिटलाइज हुए हुए हैं, एंड ये कैपिटलाइज हुए हैं इसलिए हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि स्पीकर जो है वो उस पर्सन को, यानी कि उस लवर को गॉड से कंपेयर कर रही है। स्पीकर एक पॉइंट पे ये बोल रही है कि ये गलत है कि मैं उस पर्सन को गॉड से कंपेयर कर रही हूँ, बट साथ ही साथ वो कंपेयर भी कर रही है, तो उसने अब एक ये रीज़न भी दिया है कि क्यों वो उस इंसान के मैरिज प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर रही है। Eighth stanza. They had judged us how, for you served heaven, you know, or sought to. I could not. ओके, सो इस स्टैंजा में स्पीकर हमें और ज़्यादा डिटेल देती है अपने इस रिफ्यूज़ल का। इन लाइंस में हम ये देख सकते हैं कि स्पीकर जो है वो उस पर्सन को कैसे देख रही है। स्पीकर उस पर्सन को एक उस इंसान की तरह देख रही है जो गॉड को सर्व करता है, यानी कि गॉड के लिए डिवोटेड है, और उसे पता है कि वो खुद ऐसे गॉड के लिए डिवोटेड नहीं रह सकती। वो स्टैंजा शुरू करती है दे हैड जज अस से, और दे यहाँ पर अनक्लियर है कि जो वर्ड दे है वो होली ट्रिनिटी यानी कि चर्च के फादर्स के लिए यूज़ किया गया है, या उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो उसके फाइनल रिजरक्शन में आएंगे। और हम यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि पोएट, सॉरी, स्पीकर जो है वो वापस अपने प्रेजेंट में आ गई है और वो दे अपने फ्रेंड्स या फैमिली को रेफर कर रही है। तो वो बिलीव करती है इस स्टैंजा में कि वो, यानी कि स्पीकर, उस लवर के वर्थ नहीं है, लायक नहीं है, क्योंकि उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो हेवन को कुछ भी अपना डिवोट करे या हेवन को सर्व करे किसी भी मैनर में। स्टैंजा 9. Because you saturated sight and I had no more eyes, for did excellence as paradise. इस स्टैंजा में अभी भी स्पीकर काफ़ी रीजंस दे रही है रिफ्यूज़ल के, और ये कह रही है कि उसका लवर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख सकता है, और दूसरे हैंड पर मैं खुद हूँ जो जिसके पास आईज ही नहीं है, हैड नो मोर आईज। क्रिश्चियंस को शुरू से सिखाया होता है कि उन्हें फ्यूचर सोचना है अपना, तो पैराडाइज यानी कि हेवन की तरफ ही सोचे सिर्फ, और कहीं ना सोचे। तो इन लाइंस में वो ये कह रही है कि उसके पास वो आईज नहीं है जिससे वो सिर्फ पैराडाइज को देखे। तो इसमें यहाँ इन लाइंस में स्पीकर ये कह रही है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है फेथ में, और ना ही उसके पास वो आंखें हैं या वो हार्ट है जो सिर्फ हेवन को देखे और सोचे। Stanza 10. And were you lost, I would.
though my name rang loudest on the heavenly fame। इन लाइन्स में स्पीकर जो है बहुत ही हाइपोथेटिकल हो जाती है और वो कहती है कि अगर उसका लवर कहीं गुम जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा तो वो भी उसी के साथ-साथ गुम हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और इन लाइन से वो ये बताना चाह रही है कि दोनों एक दूसरे के किसी काम नहीं आएँगे, क्योंकि जो एक पर्सन करेगा उसी के साथ-साथ उस दूसरे पर्सन को भी वही करना होगा। तो नाइदर पर्सन वुड डू एनी गुड फॉर द अदर। वो साथ में ये भी बोलती है कि अगर हेवन बहुत ज़ोर से चिल्ला के उसे बुलाएगा भी, तब भी वो हेवन को कोई रिस्पॉन्ड नहीं देख पाएगी। स्पीकर एवरी पॉसिबल रीज़न दे रही है उस मैरिज को रिफ्यूज़ करने का, और उनमें रीज़न भी दे रही है यहाँ, और वो आर्ग्यू भी कर रही है कि अगर एक इंसान खो जाता है, तो दूसरा इंसान भी उसके साथ खो जाएगा, एंड इनिशियली दोनों किसी काम के नहीं है फिर एक दूसरे के। Stanza 11, and were you saved, and I condemned to be, where you were not, that self were hell to me। इन लाइन्स में स्पीकर जो है वो लास्ट स्टैन्ज़ा में जो उसने लाइन्स की थी उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और कह रही है, सजेस्ट कर रही है कि अगर उन दोनों में से कोई एक, यानी कि उसका लवर अगर गुम नहीं होता, सेव कर लेते हैं उसे, तब भी उसे, स्पीकर को खुद कंडेम्न होना पड़ेगा, यानी कोई पनिशमेंट मिलेगी या वो खुद ही गुम हो जाएगी। तो वो ये कह रही है कि अगर उन दोनों ने अर्थ पे टाइम साथ निभाया भी, तो उसके बाद उसे हेल जाना पड़ेगा, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसका लवर नहीं जाएगा या नहीं जा सकता। Stanza 12. So we must meet apart, you there, I here, with just the door ajar, that oceans are and prayer, and that wide sustenance despair। अब सारी पॉसिबिलिटीज़ उसने देख ली हैं कि क्यों वो दोनों नहीं मैरिज कर सकते। उन्होंने मैरिज के लिए भी रीज़न दे दिए हैं, और दो साथ में रहने के भी रीज़न्स उसने दिखा दिए हैं, डेथ से लेके फाइनल रिज़रेक्शन तक, जजमेंट डे और पता नहीं क्या-क्या। एंड वो एंड में इस कंक्लूजन पे आई है कि वो दोनों अलग-अलग अपने रास्ते ले लें तो ही ज़्यादा अच्छा है। वो इस स्टैन्ज़ा में एक लाइन कह रही है, यू देयर आई हियर, जिसका मतलब है कि हम दोनों अपार्ट, यानी कि अलग-अलग ही ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड पोएम आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर डू सब्सक्राइब माय चैनल।